Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस सेशन में जो लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा था मैंने उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म. ओके, सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. The first thing was the question from the previous session. Last session में एक क्वेश्चन मैंने एंड पे पूछा था कि जब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेसेस सेल के अंदर मुकम्मल किए जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कुछ हिस्से टूट जाते होंगे, कुछ लॉस हो जाता होगा. तो उस लॉस को पूरा करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को किस तरह से रिपेयर करती है, किस तरह से रीजॉइन किए जाते हैं एंड्स और किस तरह से हील अप होती है. ऑलराइट, ये क्वेश्चन था लास्ट सेशन में. अब इसका आंसर मैं आपको बताने लगा हूं. आप लोगों ने बहुत सारा काम किया होगा इस पे, मे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीजें भी आपने स्टडी की हो इसके आंसर तलाश करने में, बट द आंसर इज वेरी सिंपल. बहुत आसान सा एक मैं आपको जवाब इसका बताने लगा हूं एंड दैट इज इनसाइड द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग एक चीज मैंने आपको बताई थी कि द फॉस्फोलिपिड्स give the plasma membrane the fluid nature. वो हर वक्त मूव करती रहती है, वो डायनामिक मूवमेंट उसकी हमें नजर आती रहती है. तो जो फॉस्फोलिपिड हेड्स हैं और फॉस्फोलिपिड टेल्स हैं वो एक पूरा फॉस्फेटिडाइल कोलिन मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो जैसे ही कोई वैक्यूल अलहदा होके चला जाता है या इनवर्ड पिंच ऑफ हो जाता है तो उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अपनी फ्लूइडिटी की वजह से रीजॉइन कर जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इनके मिल जाने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद से एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के जरिए अपने आप को ठीक कर लेती है. सो दिस वाज द आंसर. ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेल वॉल. सेल वॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर प्लांट सेल्स स्पेशली. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. सेल वॉल इट इज द आउटर मोस्ट boundary of plant cells and it is absent in animal cells. This is the easiest or simple definition of the cell wall. अब सेल वॉल के मुतालिक अगला सवाल जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि क्या सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल्स में ही मौजूद होती है? नो, ऐसा नहीं है. कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद हो सकती है. सबसे पहले मैं प्लांट्स का ही दोबारा नाम यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि फिर इसके मुतालिक आपको एक पॉइंट बताता हूं अभी मैं. द सेकेंड ग्रुप इज बैक्टीरिया, द प्रोकैरियोटिक ग्रुप, एंड द थर्ड ग्रुप इज फंजाई, most significant decomposers of the ecosystem. Okay, तो ये तीन ग्रुप्स हैं जिनके पास सेल वॉल्स मौजूद हैं. In plants, the cell wall is made up of cellulose, polysaccharide carbohydrate है. In bacteria, it is made up of peptidoglycan or murine. Okay, peptido प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, बीच में अमीनो एसिड्स के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और म्यूरीन है एक ही मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है ये. फंजाई दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेल वॉल की डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें 3 मुख्तलिफ इकसाम की सेल वॉल्स मौजूद हैं. और डेफिनेशन के अंदर मैंने ये बात मेंशन कर दी है कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल. इसके लिए मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं. हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक. ओके, सो द डिस्कवरी goes to the Robert Hooke. अब अगर आपको याद हो तो एक बात
प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताई थी कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया तो उस डिस्कवरी के साथ इसने ये कहा था कि द सेल्स दे हैव थिक वॉल्स बट दे आर हॉलो चैम्बर्स. ओके, तो वो जो थिक वॉल्स थी दे वर एक्चुअली द प्लांट सेल वॉल्स, क्योंकि वो कॉर्क टिश्यू को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि he discovered the cell walls for the first time. Next is about the composition of the cell wall. Cell wall बनी किस चीज से हुई है? So पहले आपको मैं इसके स्ट्रक्चर के मुतालिक बताता हूं. Structure of cell wall. The structure of cell wall में सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, in plant cells, the cell wall is made up of 3 different layers. Okay? The first layer is primary wall, which is also known as the true cell wall. इसको हम क्यों true cell wall कहते हैं? ये भी मैं आपको explain करता हूं. Next is secondary cell wall. And the third one is middle lamella. Lamella layer. Okay? So, 3 layers पे मुश्तमिल है प्लांट्स की सेल वॉल. अब इन तीनों लेयर्स को अगर यहां पे आप फोकस करें तो इनके सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताने लगा. ओके, अब देखें ये जो प्लांट सेल आपको नजर आ रहा है यहां पे, इस सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल. But cell wall is further differentiated into 3 regions. Okay, very next to the plasma membrane is secondary wall. Okay, secondary wall के बाहर मौजूद है primary wall, और primary wall के बाहर जो दो cells को जोड़ने वाली एक तीसरी layer है that is middle lamella. That's why it is also known as cementing layer, कि ये दो साथ साथ वाले cells को आपस में adjacent cells को जोड़ने के काम आती हैं. Alright, अब यहाँ पे एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि why secondary wall is on the inner side of the primary wall, जबकि हमने तो यहाँ पे कहा है कि primary wall जो है वो true cell wall है, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फौरन बाद आना चाहिए था according to its organization. लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? Because पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि why primary wall is the true cell wall. Primary wall is known as true cell wall because this layer is present or formed in every daughter cell of the plant. Okay, जब भी प्लांट में कोई नया सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है तो जो सबसे बाहर वाली लेयर उसके ऊपर पैदाइशी तौर पे बनाई जाती है that is known as the primary cell wall, which is actually made up of cellulose. Okay, फिर जो secondary wall है, why it is present on the inner side of the primary wall and closer to the plasma membrane. तो इसका जवाब ये है कि it is produced by secretions of the cell during its growth and maturity. जब कोई भी सेल बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में से प्रोटोप्लाज्म में से बाहर निकाली जा रही होती हैं, तो ये जो चीजें बाहर निकल रही हैं वो एक्यूमुलेट होते 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 उसको बाहर वाली सेल वॉल को और ज्यादा थिक कर देती हैं और मजबूत बना देती हैं, तो ये सेकेंडरी वॉल की लेयर कहलाती है बाद में. मिडल लेमेला सीमेंटिंग लेयर. कोई भी जो प्लांट टिश्यू है, स्पेशली जो वुड है, आपको नजर आती है इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है लकड़ी, तो उसकी स्ट्रेंथ के पीछे एक फैक्टर मिडल लेमेला भी है कि मिडल लेमेला जो एडजेसेंट सेल्स हैं, साथ साथ वाले सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल्स को आपस में जोड़ के रखती है. इवन के जब कोई भी प्लांट जो है वो डेड हो जाए उसके बावजूद उन सेल्स को, ऐसा नहीं होता कि कोई प्लांट सेल जो प्लांट का टिश्यू है वो डेड हुआ है तो सारे सेल्स डिस्पर्स होना शुरू हो जाए, बल्कि क्या होता है कि वो इंटैक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं. एंड दैट क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वुड इज ड्यू टू द मिडल लेमेला, क्योंकि ये एडजेसेंट सेल वॉल्स को जोड़ के रख रही है साथ. इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल लेयर्स. केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से इसको हम अगेन तीनों लेयर्स को डिफरेंटली डिस्कस करते हैं. दिस इज केमिकल composition. Now, according to the chemical composition, again,
I'm going to divide the cell wall into 3 layers. तीनों layers में इसको मैं फिर से तकसीम कर देता हूँ. The first one is middle lamella. अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं. The second one is primary wall. And the third one is, क्या नाम होगा? Secondary wall. ये तीनों लेयर्स स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, तो केमिकली क्या सेम है या डिफरेंट है, ये अभी हम इस डिस्कशन में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन. ओके, समटाइम्स इसको हम कहते हैं पेक्टिन कंपाउंड्स से बनी हुई है. पेक्टिन कंपाउंड्स मींस व्हाट? हो सकता है पेक्टिन के साथ कुछ और कंपोनेंट्स आके अटैच हो जाएं जो कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखने में मदद दे सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज पेक्टिन कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल सबसे ज्यादा जिस वर्ड के साथ आप फेमिलियर हैं, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज और अगेन पेक्टिन इसके अंदर भी मौजूद है. ओके, दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल. अब सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन्स. सेकंड जो हमने यहां पे कंपोनेंट लिखा है दैट इज हेमीसेल्यूलोज. हेमीसेल्यूलोज, हेमी आधा. ओके, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चरली थोड़े छोटे हैं सेल्यूलोज फाइबर्स की निस्बत. पेक्टिन कंपाउंड्स अगेन. एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सिक्रीशंस. बहुत ज्यादा चीजें जो साइटोप्लाज्म में से खारिज हुई हैं उनके मिल जाने से ये सेकेंडरी वॉल बनी है. तो इस वजह से सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन बाकी दोनों की निस्बत ज्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हो सकती है. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. ओके, देन इट इज मेड अप ऑफ वैक्सेस जो इसको वाटरप्रूफ बनाती हैं सेल वॉल को. देन it is made up of silica. इसके अंदर क्यूटिन, लिग्निन और सुब्रिन मौजूद हो सकते हैं, एटसेट्रा. और कंपाउंड्स भी ऐड किए जा सकते हैं. बट नाउ द थिंग इज कि ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं ये रोल क्या प्ले कर रहे हैं. ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आता है सेल वॉल का, उसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट. क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहां पे नजर आ सकती है? हमारे इर्द गिर्द डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. सबसे पहले नंबर पे जो ये दरवाजों में और खिड़कियों में जाली इस्तेमाल की जाती है, इसको अगर आप देखें तो ये एक फाइबर ऊपर और दूसरा नीचे से पिरोए हुए गुजर रहे होते हैं. तो ये एक क्रिस क्रॉस एट राइट एंगल टू वन अनदर नजर आते हैं. फिर इसी तरह ये जो फाइबर्स हम लोग जो यूज करते हैं ड्रेसेस वगैरह में, इन फाइबर्स में जितने भी धागे हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में पिरोए हुए हैं. ऑलराइट, बट इस चीज को मजीद स्ट्रेंथन अप करने के लिए क्यूटिन, लिग्निन, सुब्रिन वगैरह डिपॉजिट कर दिए जाते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से कि आप कोई एक्स्ट्रा लेयर का कोट बना दें उसके ऊपर. जैसे जाली की एग्जांपल दी है मैंने आपको, तो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर डेवलप हो जाएगी जो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन अप और उसको बचाएगी करोड होने से, एनवायरमेंटल इफेक्ट से. फिर जो सिलिकेट्स और वैक्सेस हैं ये उसको स्लिपरी और उसको वाटरप्रूफ बनाते हैं ताकि हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाए और पानी में ऐसा ना हो कि वुड जो है वो डिसॉल्व होके तो प्लांट्स जो है वो डिसॉल्व होके खत्म होना शुरू हो जाए. ओके, सो दिस इज अबाउट द केमिकल कंपोजिशन. ये वाला पोर्शन अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. तो आप तीनों लेयर्स को इसी तरह से डिस्टिंग्विश करके इसको लिख देंगे तो दिस विल बी अ फुल फ्लेज शॉर्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल वॉल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली प्लांट्स के रेफरेंस से. दिस इज नोन एज
Plasmodesmata are the cytoplasmic connections between adjacent cells. जो साथ साथ वाले cells हैं उनके अंदर जो cytoplasm जो है वो connected है due to specialized apertures और specialized structures between the cell wall. तो उन specialized gates को हम कहते हैं plasmodesmata. Okay? अब plasmodesmata क्या है इसको मैं यहाँ पे एक फिगर के साथ elaborate करता हूँ कि if this is a plant cell और उसके साथ एक neighboring plant cell मौजूद है, अब इन दोनों प्लांट सेल्स के अंदर अपेरेंटली कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, ओके? लेकिन जब इन प्लांट सेल्स को क्लोजली हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके साइटोप्लाज्म जो हैं दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर. द साइटोप्लाज्म्स हैव कनेक्शंस विद वन अनदर और जिसकी वजह से मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे में आराम से पास ओवर किया जा सकता है. स्पेशली इसके लिए एक और टर्म टेक्निकली यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सिंपलेस्ट पाथवे. तो सिंपलेस्ट पाथवे में जब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है विद इन द प्लांट सेल्स तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत अहम किरदार है. तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें आमतौर पे प्लांट सेल्स में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और एंजाइम्स एक्सचेंज के लिए, जिसकी वजह से प्लांट ओवरऑल ग्रो करता है. तो ये प्लाज्मोडेस्माटा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, देन प्लाज्मोडेस्माटा के बाद फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. इसको डिफाइन किया है हमने, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल. अगर प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो कोई तो फंक्शन परफॉर्म करती होगी. तो बाउंड्रीज का सबसे अहम फंक्शन जो होता है दैट इज प्रोटेक्शन. फिर चूंकि ये रिजिड होती है, सख्त लेयर है, इसका मतलब है इट कैन मेंटेन द शेप. ओके, और फिर उसके बाद बहुत बड़े साइज के समटाइम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स वगैरह एंटर होने की कोशिश करें तो प्लांट सेल वॉल ऑल्दो इट इज परमिएबल लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स को ये उन पोर्स में से गुजरने की इजाजत नहीं देती. तो इट कैन ऑल्सो रेगुलेट, वी कैन से, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस इट. एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें से छोटे पार्टिकल्स और वाटर तो आराम से मूव कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ बड़े पार्टिकल्स अगर एंटर होने की कोशिश करें तो उनको सेल वॉल ब्लॉक कर सकती है. तो इस वजह से ये इसका एक और एक्स्ट्रा फंक्शन है. ओके, सो दिस इज सेल वॉल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू द साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं हम. इट इज the ground substance present between nuclear envelope, nucleus की जो membrane है, and plasma membrane. Okay students, so cytoplasm क्या है? ये वो aqueous ground substance है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ भी आपको फिल्ड अप नजर आए दैट इज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी घूम फिर रहे होते हैं, बहुत सारी इंक्लूजन्स भी मौजूद होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ वैक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. तो ये सब कुछ होल्ड किसने किया हुआ है? साइटोप्लाज्म ने. तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस. जिलेटिनस जेल लाइक भी हो सकता है लेकिन मेजर पोर्शन इसका केमिकली चूंकि वाटर पे मुश्तमिल है तो हम इसको एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं. ओके, देन वी कैन डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म two different parts. One is ectoplasm
and the other one is endoplasm. ओके अब देखें, ये जो एनिमल सेल यहां पे नजर आ रहा है आपको, इस एनिमल सेल के अंदर जो हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वाला है दैट इज एक्टोप्लाज्म. ओके, दिस वन, द एक्टोप्लाज्म. अब जो एक्टोप्लाज्म है सेल के बाहर वाला, एक्टो आउटर, ओके, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो ज्यादा जेल लाइक है और पेरिफेरल एरियाज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब मौजूद है, दैट इज एक्टोप्लाज्म. ओके, जो दूसरा पार्ट है दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है. जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है वो आमतौर पे ग्रैन्युलर नजर आता है ज्यादातर सेल के अंदर जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो वाला एरिया एंडोप्लाज्म कहलाता है. एंडो इनवर्ड, अंदर वाला हिस्सा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द कोर ऑफ द सेल. और कोर ऑफ द सेल को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली क्लोजर टू द न्यूक्लियस. सो साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब है दैट इज एंडोप्लाज्म. ओके, फिर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज साइटोसोल. ओके, साइटोसोल. फोकस ऑन द टर्म. साइटोसोल क्या है? साइटो सेल, सोल सॉल्यूशन. सो सेल के अंदर वो वाला एरिया जहां पे बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते हुए नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल. ओके, साइटोसोल वाले पार्ट के अंदर हमें दो चीजें नजर आ सकती हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर जिसको आप कह सकते हैं, कुछ आयंस और शुगर्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जब डिसॉल्व होते हैं आके साइटोसोल के अंदर तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसमें से फिर डिस्टिंग्विश करना या डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं. ओके, अब साइटोसोल के ट्रू सॉल्यूशन बनाने की एक और वजह भी है स्टूडेंट्स, और वो क्या वजह है कि द 90% ऑफ साइटोसोल इज वाटर. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो जो भी कुछ इस तरह की चीजें जो पानी के अंदर आराम से हल हो जाएंगी वो इसके अंदर आके होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगी और हम कहेंगे ये इसने ट्रू सॉल्यूशन बना दिया. ओके, देन इज द सेकंड पार्ट, colloidal solution. Dense particles या बड़े स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं लाइक इट्स ऑर्गेनेल्स, वो सब के सब इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. ओके, सो कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन बना रहा है? वेरी लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स. और ऑर्गेनेल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो साइटोसोल में ये दो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म होते हुए हमें नजर आते हैं. नेक्स्ट थिंग इज what could be the difference between soul and gel of the cytoplasm. Okay, soul वाला हिस्सा कौन सा है और जेल वाला हिस्सा कौन सा है? तो सोल इज द साइटोसोल. ओके, ये वाला पार्ट कोलॉइडल हो सकता है और ग्रैन्युलर हो सकता है. ओके, और साइटोसोल है तो एंडोप्लाज्मिक रीजन में है, इट इज टुवर्ड्स द कोर ऑफ द सेल, अंदर वाले हिस्से में. जेल, इट इज विस्कस पार्ट. जेल है तो विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा हिस्सा है. एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेल. जो सेल के बैरूनी हिस्से हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वाले, वहां पे ये जेल वाला पार्ट होगा. और इसका एक और बेनिफिट भी होता है सेल को कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है. ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म. ओके, फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल के अंदर जो कुछ भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, they will be stored inside
the cytoplasm. Okay, so we can say the most important function is storage of particles. Second function इसका क्या हो सकता है? It provides area for metabolic reactions, for example, glycolysis. Glycolysis respiration के reactions का पहला part है जिसके बहुत सारे different steps जो हैं they are accomplished, they are completed inside the cytoplasm. Okay? Next, it keeps the organelles organized within the cell. क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, वो सब के सब साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स या सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हैं, तो उन सबको मेंटेन करना, उन सबको अपने साथ रखना, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. और उन ऑर्गेनेल्स के अंदर भी जो कुछ हो रहा होता है उसके लिए समटाइम्स जो सप्लाई ऑफ मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स है that is provided by the cytoplasm. Okay, students? Then one of the most important part that can be most important function of the cytoplasm, this is known as cyclosis or streaming movement of the cytoplasm. Streaming movement या cyclosis क्या चीज है ये? ओके, इसको एक फिगर से हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे कि ये जो एनिमल सेल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इट इज नॉट स्टेगनेंट, ये रुका हुआ नहीं है. इट इज शोइंग वेरी स्लो मोशन विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री है उसके अंदर साइटोप्लाज्म गोल 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 घूमता रहता है. ओके, अब चूंकि ये मूव करता रहेगा इसके अंदर तो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं साइक्लोसिस, चक्कर लगा रहा है उसमें. ओके, और स्ट्रीमिंग मूवमेंट का फायदा क्या होता है कि इस मूवमेंट की वजह से द न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, देन एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, और वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म. क्योंकि साइटोप्लाज्म की अंडरस्टैंडिंग प्रोटोप्लाज्म की एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेटेड है. ओके, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है. ओके, अब प्रोटोप्लाज्म को इजीएस्ट वे में अगर आप याद रखना चाहें तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखने लगा हूं. द न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस cytoplasm is protoplasm. ओके, इसको एक और वे में हम डिफाइन कर लें. ये तो इसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया याद रखने के लिहाज से. अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टोटल living material inside a cell is protoplasm. Okay students, तो प्रोटोप्लाज्म के साथ यहीं पे इस सेशन को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह.